आजकल जिन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा राजनीति होती है वो है लोकतंत्र और संविधान को खतरे में बताना, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाना। ये राजनीति भी सबसे ज़्यादा कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इमरजेंसी लागू होने से पहले राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने कैसे भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक उड़ाया था। 50 वर्ष पहले आज ही के दिन 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर सशर्त रोक लगा दी थी जिसमें हाई कोर्ट ने रायबरेली से इंदिरा गांधी के चुनाव को खारिज कर दिया था और यह कहा था कि इंदिरा गांधी कुछ शर्तों के साथ भारत की प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इस फैसले को 24 जून 1975 को शाम 4 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित भी किया गया था। इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी कुछ शर्तों के साथ प्रधानमंत्री बनी रह सकती थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके अगले ही दिन 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा दी। उस रात को इंदिरा गांधी ने दिल्ली में सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करवा दिया। इनमें जयप्रकाश नारायण का नाम भी शामिल था, जिन्हें जेपी कहते थे। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए कहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह भारतीय लोकतंत्र का वो युग था जब इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता और अपने खानदान के सामने कुछ नहीं देखा। सबसे पहले उन्होंने सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए 1971 में समय से पहले लोकसभा के चुनाव कराए। अगर उस साल ऐसा ना होता तो भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ आज भी हो रहे होते। दूसरा, इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। विपक्ष की तरफ से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राजनारायण ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी चुनाव में वायुसेना के विमान का इस्तेमाल कर रही थी और उन्होंने चुनाव जीतने के लिए एक डमी कैंडिडेट को खड़ा किया था जिसे 50,000 रुपए की रिश्वत दी गई थी। 4 साल के बाद 12 जून 1975 को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया तो इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाया गया। आज राहुल गांधी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इंदिरा गांधी इकलौती ऐसी प्रधानमंत्री हैं जिन पर न सिर्फ चुनाव में धांधली करने के आरोप लगे बल्कि ये आरोप अदालत में साबित भी हुए। उस दौर में इंदिरा गांधी ने अदालतों को भी नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ हाईकोर्ट के जिस जज ने फैसला सुनाया उनका नाम था जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। जस्टिस सिन्हा पर फैसला लिखने से पहले बहुत दबाव बनाने की कोशिश की गई। उस जमाने में इलाहाबाद से कांग्रेस के एक सांसद हर रोज जस्टिस सिन्हा के घर के बाहर आकर बैठ जाते थे। वो जस्टिस सिन्हा पर इस बात के लिए दबाव बना रहे थे कि उनका फैसला इंदिरा गांधी के पक्ष में होना चाहिए। एक दिन कांग्रेस के सांसद से परेशान होकर जस्टिस सिन्हा ने खुद को अपने घर में ही बंद कर लिया और अपने कर्मचारियों से सबको ये कहने के लिए कह दिया कि वो उज्जैन में अपने भाई से मिलने के लिए गए हुए हैं, घर पर मौजूद ही नहीं है। इस सब के बीच एक और शख्स उनके घर पर मिलने के लिए आया और उसने जस्टिस सिन्हा को बताया कि दिल्ली में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की चर्चा चल रही है। लेकिन जस्टिस सिन्हा समझ गए कि उन्हें यह प्रलोभन दिया जा रहा है कि अगर इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला सुना दिया तो सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया जाएगा। 7 जून 1975 को जब जस्टिस सिन्हा ने अपना फैसला लिख दिया तब उनके पास इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने देहरादून से फोन किया और कहा कि दिल्ली से गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव उनसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा है कि जस्टिस सिन्हा अपने फैसले को जुलाई तक के लिए टाल दें। इंदिरा गांधी का कहना था कि वो किसी कार्यक्रम के लिए मेक्सिको जा रही हैं, इसलिए अदालत का फैसला उनकी सुविधा के हिसाब से आना चाहिए। जब जस्टिस सिन्हा सहमत नहीं हुए तो इंदिरा गांधी ने उनके निजी सचिव के घर पर सीआईडी की टीम को भेजा। इस सचिव का नाम था मन्ना लाई और सीआईडी की टीम उनके घर पर जजमेंट की कॉपी ढूंढने के लिए आई ताकि इंदिरा गांधी को पहले से ही पता चल जाए कि उनके खिलाफ क्या फैसला आने वाला है। 12 जून को जब फैसला आया उस दिन भी सुबह सुबह सीआईडी के 2 अधिकारी मन्ना लाई के पास पहुंचे और कहा कि इंदिरा गांधी खुद हॉटलाइन पर हैं और वो जानना चाहती हैं कि जस्टिस सिन्हा क्या फैसला सुनाने वाले हैं। उस समय जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले का आखिरी हिस्सा किसी को भी लिखने के लिए नहीं दिया था क्योंकि वो जानते थे ये लीक हो जाएगा, इसलिए आखिरी हिस्सा उन्होंने खुद लिखा अपने हाथ से, जिसके कारण इंदिरा गांधी अपनी सारी शक्तियों का दुरुपयोग करके भी इस फैसले को लीक नहीं करा पाई। और सोचिए ये सब इमरजेंसी के लागू होने से पहले हुआ, जिससे पता चलता है कि उस दौर में लोकतंत्र की हत्या इमरजेंसी लागू होने से पहले ही कर दी गई थी। आप ये कल्पना नहीं कर सकते आज कि उस दौर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के राष्ट्रगान की रचना करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों को अखबारों में प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इसका कारण था कि इंदिरा गांधी को यह लगता था कि ये विचार भारत के लोगों को सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए
प्रेरित कर सकते हैं, उत्तेजित कर सकते हैं, और इसलिए उन्होंने उनके विचारों पर ही रोक लगा दी। इनमें रविंद्रनाथ टैगोर की एक मशहूर कविता भी शामिल थी जिसका शीर्षक है, जिसमें उन्होंने लिखा था, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। हिंदी में इसका अर्थ होता है, जहां मन में डर ना हो और सिर ऊंचा हो। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह पंक्ति अंग्रेजों के शासन के खिलाफ लिखी थी, लेकिन इंदिरा गांधी को लगा कि यह पंक्ति उनकी सरकार के खिलाफ भी विद्रोह को भड़का सकती है। रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और यहां तक कि भगवत गीता के कुछ विचारों और उपदेश को भी अखबारों और पत्रिकाओं में छापने से रोक लगा दी गई थी, और इसका कारण यही था कि इंदिरा गांधी को डर था कि अंग्रेजों के खिलाफ लिखे गए महात्मा गांधी के विचार अब उनकी सरकार के खिलाफ लोगों को विद्रोह के लिए उकसा सकते हैं, आक्रोशित कर सकते हैं। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है। और जिस देश में महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं, उसी देश में अगर उनके विचारों का गला घोट दिया जाए, क्योंकि उस समय की सरकार को यह लगता था कि ये जो विचार हैं ये क्रांतिकारी विचार हैं, लेकिन ये क्रांतिकारी विचार उनके खिलाफ विद्रोह पैदा कर सकते हैं, इसलिए इनके विचारों पर भी पाबंदी लगा दी। इसके अलावा उस दौर में जो फिल्में रिलीज हुई उनमें भी सरकार का काफी दखल रहता था। फिल्मों को भी एक सेंसरशिप से गुजरना पड़ा। इमरजेंसी लागू होने के बाद 15 अगस्त 1975 को मशहूर फिल्म शोले रिलीज हुई थी, जिसके क्लाइमैक्स को सरकार ने तब बदलवा दिया था। पुराने क्लाइमैक्स में ठाकुर बलदेव सिंह, जो भूमिका संजीव कुमार ने निभाई थी, जिन्हें आप ठाकुर के नाम से जानते हैं, पहले क्लाइमैक्स में ठाकुर बलदेव सिंह गब्बर सिंह को जान से मार देता है, जिस पर सरकार को आपत्ति हुई। उस वक्त सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी पर फिल्म के क्लाइमैक्स में बदलाव के लिए दबाव डाला। इसके बाद डाकू गब्बर सिंह की पिटाई के बाद उसे पुलिस से गिरफ्तार करने का सीन दोबारा शूट करवाया गया और फिल्म में जोड़ा गया। यानी पहले फिल्म की जो कहानी थी वो ये थी कि ठाकुर गब्बर सिंह की हत्या कर देता है, लेकिन बाद में नया क्लाइमैक्स शूट हुआ जिसमें यह कहा गया कि इसमें होना यह चाहिए कि ठाकुर गब्बर सिंह को पुलिस के हवाले कर देता है, पुलिस आएगी और गब्बर सिंह को ले जाएगी। 50 वर्षों के बाद यह फिल्म अब अपने ओरिजिनल क्लाइमैक्स के साथ इटली में रिलीज होगी और इसमें वो सभी सीन्स जोड़े जाएंगे जिन्हें पहले उस समय की सरकार के दबाव में हटा दिया गया था। तो अब आप सोचिए, मशहूर गायक और कलाकार किशोर कुमार ने भी आपातकाल के समय मुंबई में यूथ कांग्रेस की एक रैली में गाने से मना कर दिया था। किशोर कुमार ने उस समय के सूचना और प्रसारण मंत्री बीसी शुक्ला के कहने के बावजूद संजय गांधी के लिए एक विज्ञापन करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर कुमार के गाने और फिल्मों के प्रसारण पर बैन लगा दिया गया और यह बैन करीब 1.5 वर्षों के बाद इमरजेंसी खत्म होने के बाद हटाया गया। किशोर कुमार की तरह देवानंद की फिल्में भी दूरदर्शन पर नहीं दिखाई गई। मशहूर कलाकार देवानंद ने तब इमरजेंसी के खिलाफ बयान दिए थे और इसलिए उनके खिलाफ भी, उनकी फिल्मों के खिलाफ भी ये एक्शन उस समय की सरकार ने तब लिया था। आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि उस समय का जो दौर था बहुत ख़राब दौर था और उस समय जो बातें होती थीं उसकी कल्पना शायद आज आप कर भी नहीं सकते।